2022 के गुजरात चुनाव न सिर्फ ये तय करेंगे कि देश में पार्टी नंबर 1 कौन है, बल्कि 2024 के पहले देश का नेता नंबर 1 कौन है, यह भी काफी हद तक गुजरात के चुनाव तय करेंगे। बात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ आज तक पर हैं। राजनाथ जी, पहला सवाल आपसे यही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं। 2/3 से अधिक बहुमत से अधिक, मतलब 120 से ज्यादा सीट आप दे रहे हैं। कैसे इतने आश्वस्त हैं? आपने भी अलग अलग जगहों पर आप गए हैं, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी किया है, कैसे आश्वस्त है? क्योंकि इस बार के चुनाव अलग है। एक कंचन जरीवाला को आप लोगों ने, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, उनको हटा दिया। 181 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो जीत का दम भर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो अपनी सीटों पर लड़ ही रही है। कैसे आश्वस्त हैं? जैसा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी तो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस की हालत गुजरात में ही नहीं, सारे देश में जिस तरीके से पतली होती जा रही है, उसे सारा देश वाकिफ है। लेकिन फिर पीएम को क्यों झोंकना पड़ता है? पीएम ही चेहरा, पीएम ही मोहरा, सब कुछ बीजेपी के लिए। पीएम के नाम पर झोंकना नहीं पड़ता है। राज्य का चुनाव क्यों? क्या हमारे प्रधानमंत्री जनता से संवाद करना बंद कर दें? उनके स्वभाव में है कि जनता से संवाद करते रहना, जनता की अपेक्षाओं को समझना और उसके अनुरूप काम करना। तो चुनाव का भी एक ऐसा अवसर होता है जिसका लाभ उठाकर वह जनता से संवाद करने के लिए उनके बीच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव ही नहीं, चुनाव के अतिरिक्त भी एक एक दिन में 3, 4, 5 कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी उन पर होता है। फिर आप कहते हैं मोदी जी पर हल्ला कर रहे हैं। सर देखिए, राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया सद्दाम हुसैन से चेहरा उनका न्यू लुक मिल रहा है। अब खड़गे साहब आए, वो सीधे रावण को ले आए, और 100 मुखी रावण है क्या मोदी जी वो कर रहे हैं। तो जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी वही होगा। नहीं, तो पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री यह केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री यह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है। आलोचना करने के और भी तरीके होते हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कीजिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए। कि आप किसी के लिए रावण, नीच, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे? दुनिया का कोई देश इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसको एक आगे कदम पर ले गए। आपने कहा है कि ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हम इसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमात की सोच समझते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं, किसी की तरफ इशारा क्या, मैं कांग्रेस नेतृत्व की ही बात मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर हमला? नहीं, मैं किसी की क्या बात करते हैं, वो कहाँ चुनाव में है। आप देख नहीं रही हालत। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं पूरे कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल। सोनिया गांधी पर कह रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं व्यक्ति का नाम क्यों लूं, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी नेतृत्व करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कितने डरे हैं हम लोग, ये तो चुनाव परिणाम ही बतला देंगे। अन्य विषयों पर गुजरात के मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है। सर नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री, क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने। भाई, हमारी संसद का है यह प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके वापस। वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है।
तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं संयम रखो। आपने पिछली बार और कहा था ये सवाल पूछने पर। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही ये डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री ने उस ट्वीट पर लिख दिया था, गलवान से छोड़िए, अभिनेत्रियों की ट्वीट पर मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। वापस अब गुजरात के मुद्दे पर आते हैं और सवाल ये, और उसके बाद क्या हुआ था वो भी तो देख लिया होगा आपने। जी, मतलब जानकारी आपको है? जी बिल्कुल। क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, वो आप ही बतला देना, मैं नहीं बतला पाऊंगा। सर गुजरात पर आते हैं वापस। अगर विकास है, अगर आपने काम किया है, तो फिर ये बार बार विपक्षी पार्टियां पूछती हैं आपको ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को उठाने की क्यों जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे चुनाव आता है मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल पर कहाँ लाए हैं सर? लेकिन उत्तराखंड में कमेटी बनी है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है। यह तो भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में है। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है वही काम तो हम कर रहे हैं। तो यह पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन हो गया। बल्कि जिन लोगों ने नहीं किया वह सब सारे लोग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संविधान में कहा गया वही तो कर रही है। धारा 370 के बारे में भी भारत के संविधान में उल्लेख है। धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी घिसते घिसते, लेकिन उस काम को कर दिया। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही सर, राज्यों में क्यों? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी सोच रही है? नहीं, राज्यों में करने दीजिए। राज्य भी बना सकते हैं कानून, तो राज्य कानून बना रहे हैं तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैनिफेस्टो राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता है, उनकी भी अपनी ऑटोनॉमी है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है एंटी रेडिकल सेल बनाएंगे, ये क्या है सर? नहीं, एंटी रेडिकल से रेडिकलाइजेशन करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो कैसे रेडिकल्स को कैसे पकड़ेंगे? एक तो आतंकी होते हैं, जैसे भी पकड़ना, जो आतंकी होते हैं, जैसे भी एक पकड़ना कट्टर रेडिकल्स को जैसे भी पकड़ना होगा, जैसी भी कार्रवाई कठोर से कठोर करनी होगी, उसमें हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। तो कट्टरता की पहचान कैसे होगी सर? रेडिकल सेल्स कैसे काम हमारी करें? डिक्शनरी में कहीं पर रेडिकलाइजेशन को कोई स्थान नहीं है। अगला जो एक और उसमें डाला गया है राइटर्स वाला, दंगाइयों वाला, यूपी वाला फॉर्मूला काम आ गया, बुलडोजर बाबा के नाम से हिट हो गए। तो अब इस कदम पर क्या बीजेपी चल पड़ी है कि जहां भी दंगे हो, दंगाई हो, आरोपी हो, सीधे उनकी प्रॉपर्टी पर को सीज किया जाएगा? नहीं, जो जहां पर भी राज्य सरकारें हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, जैसी वहां परिस्थितियां होती हैं, जैसे हालात होते हैं, उसको देखते हुए वहां का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी कार्रवाई करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सभी राज्यों में उसी तरीके से हो। हर राज्य का अपना शासन चलाने का काम, वो अलग अलग तरीके होते हैं उसके। अब आते हैं सर पार्टीज पर। आम आदमी पार्टी को आपने कहा कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेकिन दिल्ली हो, पंजाब हो, उन्होंने सरकार बनाई है। गोवा, उत्तराखंड फेल हुए, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है और जमीन पर खूब सारे रोड शोज हो रहे हैं। वराछा के वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। क्या एक फैक्टर नहीं हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी 27 साल का आपका शासन है, एंटी इनकम्बेंसी है, कई लोग परिवर्तन की सोच रहे हैं, क्या वो एक फैक्टर नहीं बन सकते हैं बड़े? क्योंकि देख लिया लोगों ने कि दिल्ली में भी जो कुछ भी कहा था वो कर नहीं पाए, और पंजाब में भी जो कुछ भी कहा था वो कर नहीं पाए। पंजाब में तो हालत इतने बदतर हो गए हैं कि वहां कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने वोट दिया था उनका भी यह कहना है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, यह भी बात लोगों के समझ में आ गई है। इसलिए गुजरात के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहां भी चुनाव होंगे, जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तो फ्री बिजली का वादा तो यहाँ भी कर रहे हैं, फ्री बिजली वही वादा यहाँ भी कर रहे हैं, तो शायद उससे लोग ये हो जाए। पीएम ने कहा कि शॉर्टकट वाली पार्टी है। जनता को लोभ प्रलोभन देकर उनका समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। एक आरोप केजरीवाल जी लगाते हैं सर कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करा रही है, वीडियो पार्टी बन गई है, रोज एक वीडियो सुबह रिलीज। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसी प्रकार की आलतू फालतू बातें उनके द्वारा की जा रही हैं। कहां किस एजेंसी का प्रयोग हो रहा है वोट हासिल करने के लिए? जनता के किस व्यक्ति को उठाकर हमने जेल में बंद कर दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
सारे दोषी साबित होंगे कोर्ट में? अब जितने भी उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया नहीं, क्या होगा कैसे होगा ये तो भविष्य के घर में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जानबूझकर किसी को परेशान किया जा रहा हो यह काम, और यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्देश देती है एजेंसियों को कि इनको गिरफ्तार करो, इनको जेल में डालो। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं एजेंसियों को प्राप्त होती हैं उस आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। कहीं उनको कामयाबी मिलती है, कहीं पर कामयाबी नहीं भी मिलती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कामयाबी मिल ही जाए, लेकिन हमारी सरकार निर्देश नहीं देती है किसी को परेशान करो, किसी के ऊपर छापे डालो, किसी को बिहाइंड बार करो। यह काम सरकार का नहीं है। एजेंसियां स्वयं इन सब सारे कामों का, जहां से सूचना उनको प्राप्त होती है जिसके बारे में, वो अपना काम करती है। यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगाती है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जमीन पर, वो ज्यादा, राहुल गांधी एक ही बार आए हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर वो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और उनका जो सौराष्ट्र है, जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर उनका एक वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो करना है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपना, यदि कैंपेन करते हैं तो मुझे क्या आपत्ति होगी इस पर? हाँ, वो कैंपेन करें। राहुल गांधी यहाँ असर डाल पाएंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे मैग्नेट साबित हो पाएंगे यहाँ पर? कौन मैग्नेट है कांग्रेस पार्टी में, ये बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का कोई असर नहीं है। यहाँ की गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। नहीं तो 27 वर्षों से लगातार एक ही पार्टी की सरकार गुजरात में न होती। गुजरात की जनता ने मान लिया हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 1989 में रिकॉर्ड बनाया था कांग्रेस पार्टी ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 का। बहुत पहले की बात कर रही हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता काल की बात कर रही हैं आप। आपको लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी टूटेगा? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार के चुनाव में, मैं आश्वस्त हूं। पर काम क्या किया है सर? काम क्या किया है अंत में? काम क्या किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि गुजरात की जनता विकास किया है? हमारी प्रदेश की सरकार ने भी और हमारी केंद्र की सरकार ने भी गुड गवर्नेंस दी है, सुशासन दिया है। इस पर चुनाव हो रहा है। आपके पीछे डबल इंजन और साथ ही साथ जन सामान्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रति भरोसा पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है। और आप ये कहेंगे कि भरोसा विश्वास कैसे पैदा किया? हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। जो कुछ भी हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1951 में जनसंघ के रूप में काम करते हुए कहा था, उसे भी हम आज पूरा कर रहे हैं जब हमको मेजॉरिटी मिली है संसद में। तो हमारे चरित्र को अच्छी तरह जनता समझती है और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं, इसलिए जनता हमको समर्थन देती है। कितने दिन गुजार दिया आपने गुजरात में? मैं तो आज आया हूँ। हाँ, लेकिन तमाम अन्य भी मंत्री हैं, सब पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए इस बार तमाम लोगों को उतार रही है। पहली बार गृह मंत्री किसी दूसरे राज्य में स्टेशन हो गए हैं, पीएम दूसरे राज्य में रात में ठहर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, यह अवसर मिला है ताकि जन सामान्य तक जा सके हमारे कार्यकर्ता और आम जनता के साथ संवाद स्थापित कर सके, उनके दुख दर्द को, उनकी आवश्यकताओं। क्यों मंत्रियों को जनता से नहीं संवाद करना चाहिए? मंत्री क्या एलिट्स है? मंत्री भी सामान्य कार्यकर्ता, हम भी सामान्य कार्यकर्ता हैं। आज भी मैंने गुजरात की सड़कों पर निकलकर वोट मांगा है। तो यह जनता के साथ सीधे जुड़ने का अवसर यदि मिला है तो उसका लाभ तो हम उठाएंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। यही काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कहते हैं कि आप संतुलित बोलते हैं, बड़े बड़े नेता संतुलित बोलते हैं। कौन कहता है? हेमंत जी को आप लेके आते हैं कि वो बोलेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड। आप सोचिए सर, गुजरात के चुनाव में श्रद्धा हत्याकांड ले आए, लव जिहाद ले आए, सद्दाम हुसैन। मैंने श्रद्धा हत्याकांड की यदि कोई आलोचना करता है तो उसके ऊपर जो है बिल्कुल उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। कोई अपराध नहीं करता है। योगी जी ने आज कहा है गोधरा गलत हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। पर क्या वो लव जिहाद है? जो भी हो, लेकिन अपराध है। आज योगी जी ने गोधरा में कहा है सर, आतंक को बढ़ावा देती है कांग्रेस, 20 साल पहले राम भक्तों की दी थी बलि। अब गोधरा कांड को भी लाना पड़ा चुनाव में? लाना नहीं पड़ा है। गोधरा गुजरात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए उसने चर्चा कर दी। तो
चर्चा किया तो कोई अपराध तो किया नहीं उन्होंने, कोई गुस्ताखी तो की नहीं। गोधरा कांड हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था, लेकिन देखिए उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उसके बाद एक भी दंगा कहीं पर गुजरात में नहीं होने पाया। एक बार फिर आप मोदी जी को ले आए, तो क्या ये गुजरात के चुनाव मोदी पर सबसे बड़े मैंडेट के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, केवल मोदी जी के जो मैंने शुरू किया था कि नेता नंबर 1 कौन है, ये भी तय होगा? नहीं, नेता नंबर 1 गुजरात तय करेगा। नेता नंबर 1 अब गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री हैं ही, मोदी जी हैं। और सचमुच 21वीं शताब्दी में मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक बन चुके हैं। इसके पहले जैसे महात्मा गांधी थे 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत को आजादी मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने देश को एक किया था। वह जो है गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के प्रतीक थे। 21वीं सदी में मुझे कहना हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की अस्मिता और गौरव का प्रतीक कोई है तो उस शख्स का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गांधी और पटेल की धरती में हम सब हैं इस वक्त, और आप सीधे मोदी जी की तुलना मैंने नहीं किया। मैंने 20वीं शताब्दी की बात कही है, केवल 21वीं शताब्दी की बात कही। आप मेरी बातों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत करिए। लेकिन ये तो है कि आपने, कांग्रेस कहती है कि पटेल हमारे नेता थे, इन्होंने मूर्ति बना के उनको अपनी तरफ छीनने की कोशिश की है। ये यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना हुआ है, कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि की है? यह सवाल उनसे पूछिए, कितने लोग आए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, यह देश कभी भूल नहीं सकता है। और यह जज्बा उनके प्रति, यह सम्मान हमारे प्रधानमंत्री के मन के अंदर था, इसीलिए उन्होंने ऐसी स्टैच्यू बनवाई है, शानदार स्टैच्यू की दुनिया के दूसरे देशों से लोग इस यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए आ रहे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, लाइटर नोट पे, आपने उनकी माँ और अपनी माँ की आज तुलना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं की, मतलब आपने बताया कि एक मैंने वैसे ही मैंने कहा कि एक संयोग ही है कि वो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और ये संयोग है कि मेरी माँ का नाम भी गुजराती देवी ही था। ये तो ऐसे ही मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संयोग प्रयोग का जिक्र हमेशा गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब नतीजे आएंगे। रक्षा मंत्री जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। नतीजे स्पष्ट हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, आप मान के चलो, आप नतीजे स्पष्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।